तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में आई मूवी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। फिल्म के पहले दृश्य में हम नंबी नारायण और उनके पूरे परिवार को देखते हैं जो कि हंस खेल रहा है। नंबी नारायण के परिवार में उसकी बीवी मीना, उसकी बेटी गीता, उनका बेटा शंकर और उनका दामाद शामिल था। नंबी नारायण बहुत बड़े एरोस्पेस साइंटिस्ट थे जिनका काम अंतरिक्ष यान के इंजन्स बनाना था और वो अपने परिवार के साथ रहकर बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। नाम्बी आज बहुत खुश थे क्योंकि उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन था और उनको कोई अच्छी खबर मिलने वाली थी, तो इसलिए वे आज मंदिर की ओर जा रहे हैं और उनकी बीवी मीना को एक शादी में जाना था और उनके घर के बाकी सदस्य अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी नाम्बी जब मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां का पंडित उनको देखकर जोत बुझा देता है और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस बिना कुछ बताए उन्हें मारते पीटते हुए अपने साथ ले जाती है। और दूसरी तरफ उनके परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी आसपास के लोग बहुत बुरा बर्ताव करने लग जाते हैं। उनके परिवार को यह नहीं समझ आता कि लोग उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के इस बर्ताव से ऐसा लगता है जैसे उनके परिवार ने कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। अब अगले दृश्य में हमें दिखाते हैं कि 2014 में भारत ने पहले प्रयास में मंगलयान सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिखाया है और भारत ने बाकी देशों से कम कीमत में यह मिशन कर दिखाया है। अब हम नंबी नारायण को देखते हैं जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और वो शाहरुख खान के साथ एक इंटरव्यू करने वाले हैं, जिस इंटरव्यू में वो मंगलयान पर बात करेंगे। स्टूडियो के सभी लोग बहुत चिड़चिड़े हो रखे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि किस बूढ़े आदमी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि यह बहुत ही बोरिंग होने वाला है। वो सब लोग इसमें बिना दिलचस्पी दिखाए अपना अपना काम कर रहे थे। इंटरव्यू शुरू होते ही शाहरुख खान नारायण जी के गुरु विक्रम साराभाई का जिक्र करते हैं और अब अगले दृश्य में कहानी 1969 में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और नंबी नारायण रॉकेट लॉन्चिंग से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नंबी कलाम को बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है, लेकिन कलाम उनकी बात ना मानकर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और तभी नंबी कलाम को धक्का देकर उस धमाके से बचा लेते हैं। और तभी वहां पर नंबी के गुरु विक्रम साराभाई आते हैं और मजाक में कहते हैं कि ऐसा धमाका करने से पहले बता दिया करो वरना एक दिन दिल का दौरा पड़ जाएगा। तभी बात बातों में नंबी उन्हें एक लेटर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना कोई आसान बात नहीं थी। नंबी को अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था। नंबी को लिक्विड फ्यूल के बारे में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता था। तभी कलाम उन्हें समझाते हैं कि अभी हम सॉलिड फ्यूल को ही सही से नहीं समझ पाए हैं, तो लिक्विड तो बेहद दूर की बात है। फिर नंबी कहते हैं कि अभी हमें और आगे स्टेप लेने होंगे क्योंकि अब सॉलिड से काम नहीं चलेगा, इसलिए अब लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल के बारे में पढ़ाई करना भी जरूरी है, इसलिए मेरा वहाँ जाना जरूरी है। नामी ने अपना जाने का पूरा मन बना लिया था और सभी उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं और फिर नामी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि नाम्बी एक क्लास में लेक्चर सुन रहे हैं। तभी वो प्रोफेसर को टोकते हैं और उन्हें बताते हैं कि किताब में यह बात गलत लिखी हुई है। प्रोफेसर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह नाम्बी का नाम पूछकर उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं और उसे उल्टा सीधा बोलते हैं। और फिर प्रोफेसर उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि यह बात इसमें गलत लिखी है तो इसके राइटर को एक चिट्ठी लिखो और फिर देखते हैं यह सही हो पाता है या नहीं। नाम्बी ऐसा ही करने कहकर चुपचाप क्लास से निकल जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वह जो कह रहे हैं वह गलत नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था। नंबी नारायण का एडमिशन सॉलिड फ्यूल पढ़ने के लिए हुआ था, लेकिन वह प्रोफेसर क्रोको से लिक्विड फ्यूल पढ़ना चाहता था। फिर उनके साथ में पढ़ने वाले सहपाठी उन्हें बताते हैं कि प्रोफेसर अब यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं क्योंकि उनकी बीवी बीमार है और शायद उन्होंने पढ़ाना भी बंद कर दिया है। फिर नंबी को वहाँ पर एक यूरी नाम का रशियन स्टूडेंट मिलता है। फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर नंबी उसी से प्रोफेसर क्रोको का एड्रेस लेकर उनके घर पहुंच जाता है। फिर प्रोफेसर के घर हम देखते हैं कि उनकी वाइफ इतनी बीमार है कि वो बेड से हिल तक नहीं पाती है और प्रोफेसर काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनको सारा काम करना पड़ता था और अपनी बीवी की देखभाल भी करनी पड़ती थी और इसी वजह से प्रोफेसर क्रोको ने पढ़ाना भी बंद कर दिया था। लेकिन नंबी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वह उनके अंडर रहकर अपनी लिक्विड फ्यूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है, लेकिन प्रोफेसर क्रोको उसे साफ साफ मना कर देते हैं। फिर नंबी उन्हें मनाने के लिए कहता है कि मैं आपके घर के सारे काम कर दिया करूंगा जिससे कि आप अपनी बीवी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता पाएंगे, ताकि आप मुझे लिक्विड फ्यूल के बारे में पढ़ा पाएं। इस तरीके से दोनों का काम हो जाएगा। यह सुनकर प्रोफेसर क्रोको नंबी को पढ़ाने के लिए मान जाते हैं।
अगले दिन से नाम्बी उनके घर पर काम करना शुरू कर देता है और प्रोफेसर क्रोको उसे लिक्विड फ्यूल के बारे में पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन नाम्बी उसी प्रोफेसर के पास जाता है जिन्होंने उसकी बेइज्जती की थी और कहा था जाओ इस बुक के राइटर से लिखवा कर लेकर आओ। फिर नाम्बी उन्हें बताता है कि जिस किताब में गलत लिखा था मैंने उनको लेटर भेजा था और उन्होंने अपनी गलती मान ली है कि किताब में गलत लिखा है। जो प्रोफेसर नाम्बी को गलत समझकर उसकी बेइज्जती कर रहा था वो यह सब चुपचाप खड़े सुन रहे थे और वह काफ़ी शर्मिंदा हुए। नाम्बी बहुत मेहनत और पढ़ाई करते हैं और वह अपने लिक्विड फ्यूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। जिस पढ़ाई को पूरी करने में बाकी सब सालों लगा देते हैं, नाम्बी ने वह पढ़ाई 10 महीने में पूरी कर ली थी और इस बात से प्रोफेसर क्रोको से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर नाम्बी को नासा की तरफ से बुलावा आता है और वहाँ पर उनकी बैरी नाम के वैज्ञानिक से मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात होगी जब तुम्हारे जैसा बुद्धिमान इंसान यहाँ पर काम करेगा और तुम तो जानते ही हो कि तुम्हें क्या करना है। नाम्बी की मीना से शादी हो रखी थी तो नाम्बी ने मीना को भी वहीं पर बुला लिया था और फिर वो उन्हें बताते हैं कि उनको नासा की तरफ से जॉब का ऑफर मिला है और वो अपनी बीवी को बताते हैं कि इसमें इतनी तनख्वाह है जितने अपने परिवार वाले भी नहीं कमा पाते और हमें इसमें हर तरह की सुविधा भी मिलेगी। जब विक्रम साराभाई को यह बात पता चलती है तो उनको यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो चाहते थे कि नाम्बी इंडिया वापस आ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतना काबिल इंसान अपना देश छोड़कर विदेशी लोगों के लिए काम करे। विक्रम उन्हें कहता है कि जो तनख्वाह और सुविधाएं नासा वाले तुम्हें दे रहे हैं वह शायद ही कोई तुम्हें दे पाएगा और कोई भी उनकी नौकरी को मना नहीं करेगा, तो जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। और फिर अगले ही दृश्य में नाम्बी उनके सामने होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि नाम्बी कभी नासा में नौकरी करने ही नहीं वाले थे क्योंकि वो इंडिया आकर ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। विक्रम उन्हें कहते हैं कि तुम अपने लिक्विड फ्यूल पर रिसर्च जारी रखो और इससे जुड़ी हुई जो भी रिसर्च बाहर देशों में चल रही है वह जाकर देखो, जिससे कि जब भी हमारे पास रिसोर्सेज आए तो हम लिक्विड फ्यूल पर काम करने के लिए तैयार रहें। फिर हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि नाम्बी रोल्स रॉयस कंपनी के सीईओ क्लेवर से जाकर मिलते हैं और उनसे उनकी हाइड्रोलिक पावर की टेक्नोलॉजी इंडिया को डोनेट करने की मांग करते हैं, जिससे उन्हें अपने काम में आसानी होगी। और जल्द ही वह कंपनी यूएस के अंडर आने वाली थी जिससे उस कंपनी के सारे इक्विपमेंट बेकार होने वाले थे, तो इसलिए नाम्बी ने वह ऑफर रखा था जिसके लिए क्लेवर मान भी जाते हैं। क्योंकि जब अंग्रेजों का राज था तब क्लेवर इंडिया में थे और उनकी काफ़ी सारी यादें इंडिया से जुड़ी हुई थी और अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया था क्लेवर को इस बात का गिल्ट भी था, तो इसलिए वह अपने 400 मिलियन पाउंड की फैक्ट्री इंडिया को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाम्बी नारायणा यह खुशखबरी विक्रम सर को सुनाने के लिए इंडिया आ ही रहे होते हैं, लेकिन विक्रम साराभाई की अचानक से मौत हो जाती है और इससे नाम्बी को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वह नाम्बी को हमेशा सपोर्ट करते थे और वो उनके गुरु भी थे, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहे और अब विक्रम की जगह सतीश धीमान आ जाते हैं और नाम्बी उनसे मांग करते हैं कि उन्हें सही से रिसोर्सेज दिए जाएं ताकि अच्छे से काम हो सके और सतीश उन्हें कहते कि हमारा इतना बजट नहीं है कि हम तुम्हें सब कुछ दे सकें और नाम्बी उनसे कहते कि हमारे पास बजट नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है। और नाम्बी कहते हैं कि फ्रांस अपने रॉकेट के लिए लिक्विड फ्यूल इंजन तैयार कर रहा है जिसके लिए उन्हें काफ़ी वैज्ञानिकों की ज़रूरत है और हम अपने वैज्ञानिकों को वहाँ भेज सकते हैं ताकि हम उनका काम कर सकें और उसके बदले हम लिक्विड फ्यूल इंजन बनाना भी सीख लेंगे। फिर नाम्बी को यह सब करने की परमिशन मिल जाती है और नाम्बी एक टीम तैयार करता है और सबको कहता है कि हम सबको फ्रेंच आनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को एक भी शब्द फ्रेंच का नहीं बोलना है। नाम्बी ने यह प्लान किया था कि वो सब लोग उनके इंजन पर काम करेंगे और साथ में काम सीखेंगे भी और किसी को उनका असली मकसद नहीं पता चलने देंगे। अब नाम्बी और उनकी टीम फ्रेंच स्पेस एजेंसी पहुंच जाती है और फिर वो लोग वहां का काम करते हुए अपना काम भी सीखने लग जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह थी कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उन्हें पूरी तरह से एजेंसी में एंट्री नहीं मिली थी। फिर नाम्बी को पता चलता है कि फ्रांस के रॉकेट में कुछ कमियां हैं जिसको बताकर और प्रूव करके वह अपने आप को समझदार दिखा सकते हैं, जिससे उन कमियों को दूर करने के लिए उन लोगों को पूरे तरीके से एजेंसी में एंट्री मिल जाएगी। फिर नाम्बी और उनकी टीम रॉकेट इंजन के अंदर कमी दिखाते हैं और उन बात को प्रूव भी कर देते हैं। फिर वहाँ के वैज्ञानिकों को यकीन हो जाता है कि नाम्बी और उनकी टीम सही कह रही है। फिर वहाँ के वैज्ञानिक नाम्बी और उनकी टीम को उस रॉकेट के अंदर जो भी कमियां हैं उन सबको दूर करने का जिम्मा दे देते हैं और उनको वहाँ के डाटा का एक्सेस भी दे देते हैं। नाम्बी को पता था कि कमियां क्या हैं और वह अपने दोस्त उन्नी को वहाँ बुला लेते हैं जो कि उन कमियों को दूर करने में एक्सपर्ट था और फिर उन्नी वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन उन लोगों के पास फ़ोन आता है और उनको पता चलता है कि उन्नी के बेटे की मौत हो गई है। नाम्बी इस बात को सुनकर उदास हो जाते हैं और वह सीरियस होकर कहते हैं कि उन्नी अंतिम संस्कार से पहले वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन अगर वह यहाँ रहकर अपना काम करे तो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सफल हो सकता है।
और नाम्बी कहता है कि यह सब उसके बगैर नहीं हो सकता और इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। उन्नी का अपना बेटा मर गया था, लेकिन नाम्बी उसे कोई भी बात नहीं बताता है क्योंकि नाम्बी ने उसे जिस काम के लिए बुलाया था, अगर वह काम रुक जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए उसका वहाँ रहना जरूरी था और नाम्बी अपना दिल पत्थर करके उसे कुछ भी न बताने का फैसला ले लेते हैं। उन्नी अपना काम पूरा करता है और रॉकेट में जितनी भी कमियां थी उन सबको ख़त्म कर देता है। सब लोग बड़े खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं, लेकिन तभी एक आदमी उन्नी को बताता है कि उसके घर से फ़ोन आया है। तभी उन्नी को सब कुछ पता चल जाता है और यह भी पता चलता है कि नाम्बी को सब कुछ पता था, लेकिन उसने उसे नहीं बताया। तभी नाम्बी उसे समझाता है कि अगर मैं तुम्हें ये सब बता देता तो तुम यह सब छोड़कर अपने घर चले जाते और तुम्हारे वहाँ जाने पर भी कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैं तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। और नाम्बी कहता है कि अगर तुम मेरी जगह हो तो तुम भी यही करना। तभी उन्नी उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देता है और उसे धमकी देता है कि मुझे दोबारा कभी मत मिलना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ नाम्बी शाहरुख को बताते हैं कि फ्रांस से वापस आने के बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपना इंजन बना पाए, और फिर कई साल बाद हमें एक इंजन बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए मिले। लेकिन मैंने 60 लाख में ही इंजन बना दिया और उसे टेस्ट करने के लिए हमें एक स्टैंड की ज़रूरत थी जो कि 100 करोड़ का आता है और वो हमारे पास नहीं था, जिसके लिए हमें दोबारा फ्रांस जाना पड़ा। फ्रांस का इंजन 135 सेकंड चलता था और सभी मेंबर यह मना रहे होते कि हमारा इंजन कम से कम उतना तो चल ही जाए, और अगर उसके आसपास भी चल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब इंजन स्टार्ट किया जाता है और सबकी नज़र हर एक सेकंड पर टिकी हुई थी और समय के साथ साथ वहाँ के लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। सब बस यही दुआ कर रहे थे कि इंजन 135 सेकंड तक टिका रह जाए, लेकिन इंजन पूरे 180 सेकंड तक चलता है, जिससे वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उस इंजन ने फ्रांस के इंजन को भी पीछे छोड़ दिया था। वो सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और यह सब कुछ हो पाया था नाम्बी नारायण की वजह से, और नाम्बी उस इंजन का नाम विकास इंजन रखते हैं। अब हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर शाहरुख जी बता रहे होते हैं कि विकास इंजन इसरो के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट, और शाहरुख कहते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि विकास इंजन इसरो का एक लौता ऐसा हिस्सा है जो कभी फेल नहीं हुआ। अब हम फिर से कहानी में पीछे चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि नाम्बी ने लिक्विड फ्यूल वाला इंजन बना लिया था और अब बारी थी एक और स्टेप आगे बढ़ने की और क्रायोजेनिक इंजन को बनाने की। लेकिन इंडिया में वो चीज़ें नहीं थी जिनसे कि इंजन वहाँ बन सके। तभी नाम्बी रशियंस की मदद लेते हैं ताकि वो उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर इस इंजन को बना सकें। रशिया से 4 इंजन इंडिया में लाने की डील हो जाती है, लेकिन तभी उस बीच में दखल देने के लिए अमेरिका आ जाता है और इस डील को तोड़ने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगता है। लेकिन वो अमेरिका द्वारा पैदा की गई सभी मुसीबतों से बचते हुए उन इंजन्स को इंडिया लाने में कामयाब हो जाते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और शाहरुख जी कहते हैं कि आप उन इंजन्स को इंडिया में तो ले आए थे, लेकिन उन सबको असेंबल करने के लिए कोई मैनुअल तो था नहीं और 3 साल तक वो काम नहीं आ पाए, और उससे पहले ही कुछ होता आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आ चुका था। अब हम कहानी के शुरू के हिस्से में पहुंचते हैं, जहां हमें दिखाया गया था कि पुलिस नाम्बी को पीटते हुए थाने ले जा रही थी। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में इंटेलिजेंस ब्यूरो से कुछ लोग आते हैं और नाम्बी को पीटने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि तुमने इसरो की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को बेची है, और पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और अगर किया तो अपना गुनाह कबूल करो। लेकिन नाम्बी इन सब बातों को मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन ऑफिसर्स नाम्बी की एक नहीं सुनते और उन्हें बुरे तरीके से टॉर्चर करते हैं ताकि वह उस गुनाह को कबूल कर ले। वो लोग नाम्बी को इतना मारते हैं कि नाम्बी की हालत एक अधमरे इंसान की जैसी हो जाती है और फिर उन्हें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। फिर अगले दिन नाम्बी से मिलने के लिए एक सीबीआई के अफसर आते हैं जिनको नाम्बी का केस हैंडल करने के लिए अपॉइंट किया गया था, और इस ऑफिसर के साथ 2 आदमी आते हैं जिनमें से एक का नाम सुरेंद्र और एक का नाम राजशेखर होता है, और 2 लड़कियां आती हैं जिनमें एक का नाम फौजी और एक का नाम मरियम होता है। फिर वो सीबीआई ऑफिसर उन लड़कियों से पूछता है कि क्या वह नाम्बी को जानती हैं। फिर वो लड़कियां कहते हैं कि उन्होंने बस उसका नाम सुना है और पुलिस वालों ने उन्हें टॉर्चर करके इनका नाम लेने को कहा है और यह कबूल करने को कहा है कि नाम्बी ने उनके साथ गलत काम किया है। और फिर वह सीबीआई ऑफिसर नाम्बी को सच बोलने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आप पर क्या इल्ज़ाम लगा रही है। फिर नाम्बी बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने इन दोनों लड़कियों में से किसी एक के साथ सोने के लिए पाकिस्तान को रॉकेटरी इन्फॉर्मेशन बेच दी है और मुझे $9 लाख भी दिए गए हैं, और यह डील मद्रास के एक होटल में हुई। और फिर नाम्बी कहते हैं कि यह सब बिल्कुल झूठ है क्योंकि मैं इन दोनों लड़कियों को नहीं जानता, और कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी इस देश में आई तक नहीं है वह मैं पाकिस्तान को बेच ही कैसे सकता हूँ। कुछ दिन बाद नाम्बी से एक इंसान मिलने के लिए आता है जो कि और कोई नहीं उन्नी ही होता है।
जिनके साथ नाम्बी ने बहुत गलत किया था, और नाम्बी उन्हें कहते हैं कि तुम मुझे हमेशा से इस हालत में देखना चाहते थे और आज तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी मेरी यह हालत देखकर। और नाम्बी कहता है कि मुझे देख लो और खुश हो लो। लेकिन फिर उन्नी कहता है कि तुम मतलबी, घमंडी और बेरहम हो सकते हो और तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन देश के साथ गद्दारी तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। नाम्बी ने बेशक उन्नी के साथ उस दिन सही नहीं किया था, लेकिन आज वह पहला इंसान था जो उससे मिलने आया था, क्योंकि उन्नी जानता था कि नाम्बी अपने काम के प्रति इतना लॉयल है कि वह ऐसे धोखाधड़ी कभी नहीं करेगा। और फिर सीबीआई अफसर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं और सीनियर अफसर को बताते हैं कि इस केस में 5 लोग शामिल हैं, जिन लोगों में पहला है राजशेखर, दूसरा है सुरेंदर, तीसरी है फौजिया, चौथी है मरियम और पांचवा है पुलिस अफसर गोपाल। ये पांचों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और इन लोगों के बीच काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में एक लोकल न्यूज़पेपर ने छापा भी था। और फिर वह न्यूज़ बड़ी हो गई और यह केस उलझ गया और पुलिस डिपार्टमेंट भी अपनी सफाई देने में लगा हुआ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इस केस में कूद गई है और न जाने वो क्या ही करना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों का रिजल्ट यह है कि जिस केस के बारे में हम लोग बहस कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, और जितने बड़े बड़े इल्ज़ाम नाम्बी पर लगे हैं उनका इन पाँचों से कोई लेना देना नहीं है। और वो लड़कियां तो कभी नाम्बी से मिली ही नहीं। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो का यह कहना है कि नाम्बी ने मद्रास के एक होटल में पाकिस्तान से डील की, लेकिन नाम्बी तो वहाँ पर थे ही नहीं, वो तो इसरो में थे। और इन सभी लोगों को टॉर्चर करके झूठे बयान देने का दबाव डाला गया था और वही सब उन्होंने नाम्बी के साथ करने की कोशिश की, लेकिन नाम्बी ने झूठी गवाही नहीं दी और वह झुके नहीं। और फिर ऑफिसर बताते हैं कि इंडिया ने कुछ समय पहले रसिया से क्रायोजेनिक इंजन लिए थे, जिसके सहारे इसरो बाकी एजेंसीज के मुकाबले सबसे सस्ते दाम पर सैटेलाइट लॉन्च कर सकता था। और अमेरिका ने इन सबको रोकने के लिए अपनी पूरी हिम्मत लगाई, लेकिन वो लोग नाकामयाब रहे। लेकिन यह जरूरी तो नहीं है कि जो तीनों वैज्ञानिक गिरफ्तार हुए थे वो सारे क्रायोजेनिक डिपार्टमेंट से संबंध रखते थे, पर हो सकता है कि यह पूरा घोटाला एक सोची समझी साजिश हो ताकि इसरो को कमर्शियल सैटेलाइट मार्केट से निकाला जा सके। फिर सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि अगर नाम्बी नारायण इतने ही इनोसेंट है जितना तुम बता रहे हो, तो इनको इस केस में क्यों घसीटा जा रहा है, और जो लोग नाम्बी को बर्बाद करना चाहते हैं वह कौन है। हम लोग फिर से कहानी के प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया है और इस कहानी को सुनते हुए सबको एहसास होने लगा था कि नाम्बी नारायण के साथ बहुत गलत हुआ है, और जो सब लोग पहले बोर महसूस कर रहे थे वो सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर शाहरुख खान कहते हैं कि इन सब ने क्या कुछ नहीं बदला, आपको 50 दिन जेल में गुजारने पड़े और उन 2 औरतों को 2 साल। केरल के सीनियर पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रिटायर होकर अपनी पूरी फैमिली के साथ यूएस में शिफ्ट हो गए और केरला के सीएम ने अपनी कुर्सी गंवाई। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी आज 25 साल बाद कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है, और कोर्ट में कई पेशी और 50 दिन जेल में काटने के बाद आपको आखिरकार आज़ाद कर दिया गया। अब हम कहानी में फिर से पीछे जाते हैं और देखते हैं कि नाम्बी जेल से आज़ाद होकर अपने घर आते हैं। उनका पूरा परिवार उन्हें देखकर खुश होता है, लेकिन रो भी रहा होता है। लेकिन नाम्बी को अपने परिवार के लोगों में अपनी बीवी मीना नहीं दिखाई देती। फिर उनको पता चलता है कि जब उन्हें जेल में डाला गया तो उनकी बीवी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और सदमे में चली गई। लेकिन जेल से छूट जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला था। पब्लिक आज भी उनके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़ी थी और उनके घर पर पत्थर फेंक रही थी और उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि नाम्बी एक दिन मीना को हॉस्पिटल से लेकर बाहर निकलते हैं और फिर वो एक ऑटो में बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटो वाला उन दोनों को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। नाम्बी हर एक ऑटो वाले और गाड़ी को देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी नहीं रुकता। उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि जो इंसान देश के लिए सब कुछ था आज वही इंसान लोगों के लिए देशद्रोही बन। फिर कुछ दिनों बाद नाम्बी इसरो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कई लोगों ने उनकी टीम को छोड़ दिया है और जो इंजन रशिया से आए थे उनके कुछ पार्ट तो कभी आए ही नहीं, और जो पार्ट्स आए थे उन्हें कभी खोला ही नहीं गया, क्योंकि सब कुछ नाम्बी से जुड़ा हुआ था। क्योंकि उनके जाने के बाद सब कुछ बंद हो गया था। सब लोग एकदम हताश होकर बैठ जाते हैं। फिर उनका एक साथी कहता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम आखिर में मुंह के बल ही गिरते हैं और हमें बाकी देशों से भीख मांगनी पड़ती है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी और पार्ट्स दे दो। फिर उनका दूसरा साथी कहता है कि हमारे काबिल दिमाग तो किसी और के यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमें भीख तो मांगनी ही पड़ेगी। फिर तीसरा साथी कहता है कि उन्हें कम से कम यह मौका तो मिल रहा है कि वो कुछ कर दिखा सके, लेकिन बेवकूफ़ और बदकिस्मत तो हम हैं जो अपना दिमाग रिसर्च और इन्वेंशन को छोड़कर बाकी हर एक बकवास चीज़ में लगा रहे हैं। नाम्बी कहते हैं कि हम किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाना ही होगा, फिर चाहे हमें सालों ही क्यों न लग जाए। तभी एक साथी कहता है कि
अगर हम मंगल मिशन करें, वो भी सब कुछ भारत में ही बनाकर, वो भी सॉलिड और लिक्विड इंजन के साथ, तो हमारे देश का खूब नाम होगा और यह बात सबको पसंद आती है और सब लोग यह काम करने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। और फिर उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही होता है और फिर काफी कम बजट में विकास इंजन के साथ मंगलयान अपने पहले अटेम्प्ट में लॉन्च हो गया। लेकिन नाम्बी अब भी काफी मुश्किलों से घिरे हुए थे क्योंकि उनका केस अब भी कोर्ट में चल रहा था। फिर एक दिन नाम्बी की पूरी फैमिली एक रिश्तेदार की शादी में गए होते हैं, लेकिन वहां पर भी लोग उनसे काफी दूर दूर रह रहे थे और उनसे सही ढंग से बर्ताव भी नहीं कर रहे थे। और नाम्बी जब खाना खा रहे होते हैं तभी उनके पास फोन आता है और उनको खबर मिलती है कि वो केस जीत गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नाम्बी बिल्कुल बेकसूर है। और यह खबर हर जगह फैल जाती है और जो लोग वहां पर उनकी फैमिली से दूर दूर भाग रहे थे वो सब उनको आकर बधाई देते हैं। हम फिर से वर्तमान में आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टूडियो में सभी लोगों के साथ साथ शाहरुख खान भी रो रहे होते हैं और जो लोग अब तक वहाँ बोरियत महसूस कर रहे थे और अपने काम से परेशान थे वो सब इमोशनल हो जाते हैं। फिर शाहरुख खान कहते हैं कि कोर्ट ने आपको बरी कर दिया, लेकिन 24 साल बाद भी आपकी पत्नी उस हादसे से पूरी तरह से उबर नहीं पाई है और आपको 1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिले हैं। शाहरुख खान पूछते हैं क्या यह पैसा अब भी आपकी जिंदगी में जरूरी है या नहीं। फिर नाम भी कहते हैं कि बेशक मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं और मैं उस पैसे को नहीं खर्च पाऊंगा, लेकिन मुझे उस मुआवजे की पाई पाई चाहिए, क्योंकि जब तक मुझे पूरे पैसे नहीं मिल जाते इस शक की गुंजाइश रहेगी कि हम आज भी देशद्रोही हैं और मेरी तरह जितने भी लोग हैं मैं उन सब के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और फिर कहानी में हमें असली नाम्बी नारायण दिखाए जाते हैं ताकि हमें यह पता लग सके कि जो भी अब तक हम सुन रहे थे वह सच में हुआ था और नाम्बी नारायण ने वह सारा दुख झेला है। फिर शाहरुख खान अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं पूरे देश की तरफ से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं और जो कुछ भी हम लोगों ने आपके साथ किया हमें उन सब के लिए माफ़ कर दीजिए। फिर नाम्बी सर कहते हैं कि आप मुझसे ऐसे माफ़ी मत मांगिए क्योंकि ऐसे माफ़ी मांगने से लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं निर्दोष हूँ तो कोई ना कोई तो दोषी होगा और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है कि वह दोषी कौन है, क्योंकि कोई भी देश तब तक महान नहीं हो सकता जब तक उसे महान बनाने वालों की कदर न की जाए। हो सकता है कुछ लोगों की वजह से मैं बर्बाद हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने मुझे संभाला, लेकिन मुझे आज भी यहाँ के लोगों की नेकी और हमारे देश की अच्छाई पर पूरा भरोसा है। आपके इस प्यार और आदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब हमें बताया जाता है कि इस घटना के कारण इसरो सैटेलाइट लॉन्च मार्केट का हिस्सा नहीं बन पाया और इसका भरपूर फायदा और लोगों ने उठाया। इसके बाद हमें नासा के वैज्ञानिक बैरी को दिखाया जाता है, वही वैज्ञानिक जिन्होंने नाम्बी को नासा में काम करने का ऑफर दिया था। और यहाँ हमें हिंट दिया जाता है कि जो कुछ भी नाम्बी के साथ हुआ उसमें बैरी का हाथ था, क्योंकि वह नासा के लिए काम करते थे और वह यह नहीं चाहते थे कि इसरो उनसे आगे बढ़ जाए। तो हो सकता है इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो ताकि इसरो नासा से पीछे रहे। लेकिन इसरो ने सबसे कम बजट में रॉकेट बनाकर और पहली अटेम्प्ट में मंगलयान लॉन्च करके कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे जिनका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। और फिर हमें बताया जाता है कि 24 साल तक केस लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाम्बी को रिहाई दे दी और मुआवजे के रूप में उन्हें 50 लाख रुपए दिए। और फिर 2020 में केरला सरकार द्वारा उन्हें 1 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए और उन्हें सम्मानित भी किया गया। और 2019 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया। और फिर इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।